टैक्स गुरु और हम हैं आपके पर्सनल टैक्स गाइड। हम आपका केवल टैक्स बचाते ही नहीं है बल्कि आपको सही टैक्स भरना भी बताते हैं। तो रहिए हमारे साथ और टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं को बाय बाय कर दीजिए। मेरे साथ आज हैं दो टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही में सक्षम वेंचर्स के फाउंडर अमिताभ सिंह है मेरे साथ जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। और आज दो टैक्स एक्सपर्ट को लाने का हमारा मकसद ये है कि फरवरी का महीना शुरू हो गया है, बजट का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है और इस बजट से आप क्या उम्मीदें रखें, हम अपने टैक्स एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं। लखोटिया जी, मुझे लगता है कि टैक्स घटाओ नहीं चलेगा लेकिन टैक्स को आसान बनाओ, यही है मेरा नारा। आपको यह आइडिया कैसा लग रहा है? ये आइडिया बड़ा तेज है। क्यों है तेज? क्योंकि अगर टैक्स पेयर को आज रिलीफ ज्यादा नहीं मिले, 80C की लिमिट नहीं बढ़े, छूट ज्यादा नहीं मिले, टैक्स पेयर को दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 80C के लिए केवल जो चाहिए वो चाहिए हमें ई एग्जाम। और ये एग्जाम वाली 3 चीजें 21 चीजों में से केवल 3 चीजों के लिए अवेलेबल है। अर्थात पहला तो है हमारा सबसे पहले केवल रिडक्शन फॉर अवर PPF। दूसरा इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और तीसरा इंपॉर्टेंट है ELSS। ये तीनों चीजें ELSS के तहत आती हैं। वह बड़ी दुख की बात है कि 21 आइटम में से केवल 3 चीजों के अलावा बाकी चीजों में ई लागू नहीं है। यानी अलाउंसेस का दायरा बढ़ाया जाए, ये कह रहे हैं टैक्स गुरु। अमिताभ, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सिंप्लीफिकेशन की तरफ किस तरह कदम बढ़ाया जाए? नहीं, आपका कहना बहुत लाजमी है प्रियंका जी कि राहत टैक्स में भले मिले ना मिले बट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में सिंप्लिसिफिकेशन आनी चाहिए। और उसमें 2-3 अहम चीजें हैं जो कि हम एक करके उठा सकते हैं। पहला है कि जो आम आदमी है सबसे ज्यादा उसका टैक्स जो है TDS के द्वारा कटता है। जब हमारा डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की तरफ हमारा झुकाव नहीं था, उस समय हमारे पास अगर कोई भी टैक्स कटा है उसका अगर एक मैनुअल TDS सर्टिफिकेट है तो वो हमारे लिए एक कैश की तरह होता था और वो हम अपने रिटर्न के साथ लगा देते थे और हमें उसकी क्रेडिट मिल जाती थी। जब से ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, TDS सर्टिफिकेट की भूमिका जो है कम होती जा रही है और जो सिस्टम में दर्ज है उसकी भूमिका ज्यादा होती जा रही है। पर अभी भी सिस्टम जो है स्टेबलाइज नहीं हुआ है, तो बहुत बार हमारा टैक्स कट जाता है पर असेसिंग ऑफिसर के सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा और जब तक उसके सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं होता हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो यानी दोनों सिस्टम के बीच में तालमेल अभी नहीं बैठ पाया है। अगर पुराने को भूलना है तो पूरी तरह से कैसे भुलाया जाए। लखोटिया जी, TDS को लेकर टैक्स पेयर्स के लिए एक फ्रेंडली सुझाव लेकर आए हैं यहाँ अमिताभ सिंह। ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है? क्या आसान बनाने की जरूरत आपको भी लगती है? बिल्कुल जरूरत है। पर्टिकुलरली TDS 10% की जगह ब्याज पर केवल 5% कटना चाहिए और अगर 5% कटेगा केवल तो रिफंड लेने में झंझट कम होगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले हमें चाहती है कि हम टैक्स दे दें, तो ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हमें जब रिफंड मिलना हो तो ये रिफंड 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाए हमको। अगर इस तरह से
सरकार ने एक हफ्ते में रिफंड दे दिया तो करदाता को राहत मिलेगी और फिर वो टैक्स देने में रोएगा नहीं। बिल्कुल। और एक आइडिया मेरे पास है टीडीएस से जुड़ा आप दोनों की बात सुनकर, वो ये कि अगर इसके स्टेटमेंट में जो सुधार करने की जो होती है, अगर वो भी एसएससी को मिल जाए ऑनलाइन ही ये सुविधा, अमिताभ आप सपोर्ट करेंगे कि ऑनलाइन ही एसएससी खुद ही टीडीएस में सुधार भी कर सके? बिल्कुल, कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए क्योंकि टैक्स उसका कट रहा है, पर सारी जिम्मेदारी काटने वाले पे है। अगर उसने कोई गलती कर दी, उसका पैन नंबर ठीक से नहीं चढ़ाया, उसका नाम कुछ गलती कर दी, कोई और इन्फॉर्मेशन गलत रखी, उसकी मार उसे पड़ती है, पर उसके पास कोई जरिया नहीं है उसको करेक्ट करवाने का। तो अगर उसको भी एक भागीदार, एक स्टेक होल्डर बना दिया जाए उस स्टेटमेंट को ऑनलाइन करेक्ट करने का, ऑफ कोर्स उसमें एक कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होनी चाहिए, बट उससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। बट मुद्दे की बात यह है, जैसा लखोटिया साहब ने कहा, जिस तरह हमें साल के अंत के पहले सारा टैक्स भर देना पड़ता है, अगर साल के अंत खत्म होते ही एक हफ्ते के अंदर हमें सारा रिफंड मिल जाए तो भी एक बहुत बड़ी राहत होगी। बिल्कुल, रिफंड पर ही है मेरा अगला आइडिया भी। लखोटिया जी, इनकम टैक्स रिफंड में बहुत वक्त लग जाता था, वैसे हमने देखा जब से ई रिटर्न भर रहे हैं थोड़ी सी उसमें जल्दी अब मिलने लगे हैं रिफंड, लेकिन टैक्स रिफंड में और सुधार लाने की जरूरत है कि लोगों को जल्दी मिले टैक्स रिफंड। वित्त मंत्री को आप क्या रिक्वेस्ट भेजेंगे? हम तो ये भेजेंगे कि जब मेरे इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो जाए और टैक्स मुझे रिफंड मिलने का हो तो सरकार मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर, जी हाँ, एक हफ्ते के अंदर मेरा रिफंड मुझे लौटा दे। ये एक तो आजकल हफ्ते का ऑनलाइन टाइम फ्रेम दे रहे हैं है। लखोटिया जी कि टीडीएस का भी रिफंड हो या टैक्स रिफंड हो, सब कुछ एक हफ्ते के अंदर मिलना चाहिए। लखोटिया जी, एक सोचिए ना, ऐसी क्या तकलीफ है, जब मुझे पैसा देना है वो मुझे देना पड़ता है रिटर्न भरने के पहले, तो जो मुझे रिफंड लेना है तो क्यों नहीं मिलेगा मुझे पहले? ये सोचने की बात है। और सरकार को कई चाहिए, सैलरीड कर्मचारी हमें लिखते हैं कि उन्हें जो लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है वो सिर्फ मिलता है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, देश में घूमने के लिए। बिल्कुल, क्यों ना इस प्रावधान को बदला जाए और विदेश भी अगर घूमने जाएं तो इस पर भी एलसीए मिले? देखिए, आप एक चीज तो बोल सकते हैं, एक लिमिट फिक्स कर सकते हैं कि इस लिमिट तक आपको डिडक्शन मिलेगा, छूट मिलेगी, परंतु ये क्या नियम है कि विदेश में फॉरेन के अंदर जाने के लिए आपका खर्चा अलाउ नहीं होगा? ऐसी क्या जरूरत है कि विदेश में फॉरेन में जाने के लिए आपको जो नियम है अलाउंस का वो नहीं मिलेगा? इसलिए सरकार को चाहिए कि चाहे देश हो या विदेश हो, जहां भी हो, और पर्टिकुलरली आजकल तो विदेश में फॉरेन ट्रिप इजी है, सस्ता है, टैक्स देश मामलों को में लेकर सस्ता करदाता है, की विदेश जिंदगी में आसान फॉरेन बनाने में के लिए सस्ता एक है। और कदम जिस पर विचार करना चाहिए अमिताभ, स्पेशली हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस की, तो क्यों ना करदाताओं को की शिकायतों को सुनने और उसके निपटारे के लिए भी सरकार को कुछ ऑनलाइन मदद देनी चाहिए, ताकि बस एक क्लिक किया बटन के और उनकी समस्या सुलझ भी जाए। बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पे काफी जोर दे रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो एक कंपनी को हर साल रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है कितने शेयर होल्डर्स के कंप्लेंट आए, उसमें से कितने का निपटारा हो गया और साल के अंत में कितने बिना निपटारे के कैरी फॉरवर्ड हुए। सरकार के हम शेयर होल्डर्स हैं और हमारे लिए एक बहुत अहम बात होगी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कोई एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दे कि हमारे सारे ग्रीवेंसेस एक ट्रांसपेरेंट वे में वेबसाइट पे रिकॉर्ड करे और उनका समाधान करे, और एक रिकॉर्ड के तरीके से प्रेजेंट करे कि इतने सारे ग्रीवेंसेस आए, उसमें से इतने का निपटारा हो गया और इतने पेंडिंग है, और हम अपने ग्रीवेंस की ऑनलाइन स्टेटस देख सके कि अभी ये यहां से यहां इसकी मूवमेंट हुई है, तो उससे लगेगा कि कोई हमारी सुन रहा है। तो ई रिटर्न केवल भरे ही नहीं बल्कि अपनी शिकायतों का निपटारा भी कर सके। लखोटिया जी, आपको लगता है
ई रिटर्न तो बहुत अच्छे से अब सरकार ने शुरू कर दिया, इसी तरह अब ई जो है सुनवाई भी होनी चाहिए। जी हाँ, सुनवाई बिल्कुल होनी चाहिए। कम से कम हमारी तकलीफ के ऊपर प्रश्न उत्तर होंगे तो करदाता को रिलीफ मिलेगा। और इसी के साथ लखोटिया जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने आइडियाज के साथ इंतजार रहेगा कि बजट के पिटारे से क्या निकल कर आता है। लखोटिया जी को तो मैं धन्यवाद कह रही हूं, लेकिन अमिताभ सिंह मेरे साथ बने हुए हैं क्योंकि आगे हम लेकर आने वाले हैं अपने दर्शकों के सवालों का जवाब। अमिताभ सिंह आपको बताने वाले हैं कैसे बचाए टैक्स, कहां होगा आपको फायदा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे नए टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल अमित पाल का शामिल करते हैं। इन्होंने इस साल 7 लाख रुपए की 10 साल की एनएससी खरीदी है, लेकिन ये 182 दिनों से ज्यादा भारत से बाहर रहे हैं। समझना चाहते हैं कि क्या इन्हें आगे जाकर कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि इन्हें ये पता चला है कि एनआरआई एनएससी नहीं ले सकते हैं और इनका जो भारत में रहने की जो अवधि है वो इन्हें एनआरआई बना रही है। प्रियंका वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन एनएससी, पीपीएफ और इस तरह के सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा नहीं लगा सकते। हाँ, अगर वो एनआरआई बनने के पहले ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया है तो उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करने की उन्हें अनुमति दी गई है। तो अगर पाल साहब एनएससी खरीदने के समय अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन थे, और वो पहलू को उन्हें देखना पड़ेगा क्योंकि ये इनकम टैक्स का नहीं, फेमा का प्रोविजन है कि क्या वो एनआरआई ऑलरेडी बन गए थे जब उन्होंने एनएससी खरीदा, तो फिर उन्होंने गलत किया है और वो एनएससी को 10 साल नहीं होल्ड कर सकते। उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उन्होंने ये गलती से खरीद लिया है और उसके रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो उसमें जो ब्याज आता है, उसमें जो रिटर्न आती है, उसके हकदार नहीं बन सकते। तो यानी विथड्रॉ करना पड़ेगा इनको ये एनएससी और वो पैसे रिफंड लेने होंगे। अगला सवाल पूछेंगे वाराणसी से हीरालाल श्रीवास्तव मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते श्रीवास्तव जी, पूछिए अपना सवाल, क्या परेशानी है? हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सिंह साहब। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ और मेरी इनकम इस समय 1 लाख से कम है और मेरी पुरानी एग्रीकल्चर लैंड है जो मुझे मेरे फादर से मिली हुई है, उससे मुझे करीब 3 करोड़ रुपए मिलने वाला है। तो मैं चाहता था कि उससे मैं अपने लड़के और लड़की के लिए एक मकान खरीद सकता हूँ, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या इस तरह से? तो श्रीवास्तव जी, इसमें पहले मैं पूछना चाहूंगा, ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है आपकी, ये किसी शहर या किसी कस्बे के अगल बगल है या किसी दूर गांव में है? नहीं, कस्बे के अगल बगल है सिंह साहब ये। अच्छा, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की श्रेणी में अगर आ जाता है तो इसमें आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगने की संभावना है। अगर ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता तो फिर बेचने का आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, फिर तो आपको ये सवाल ही करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एक चीज आप चेक करा लीजिएगा। बट ये मान के चलते हैं कि अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड टैक्स की श्रेणी में आता है तो फिर आपको जो है टैक्स बचाने के लिए एक ही जरिया है कि इसको बेचने, एग्रीकल्चरल लैंड बेचने के 2 साल के अंदर या तो आप कोई मकान खरीद लें या 3 साल के अंदर कोई मकान कंस्ट्रक्ट कर लें। और क्योंकि आपने कहा कि आप बेटे को एक मकान और बेटी को एक मकान देना चाहते हैं, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन आपको सिर्फ एक मकान के लिए मिलेगा। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप एक मकान के लिए छूट अगर लेना मुलाजिम समझते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि अगर आप एक प्लॉट में एक कंसोलिडेटेड एक मकान ले रहे हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और उसमें एक फ्लोर पे आपके बेटे रह जाए, एक फ्लोर पे आपकी बेटी रह जाए, पर वो मकान एक है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है, तो शायद आपको छूट जो है पूरे मकान पे मिल सकती है।
ये आप एक बार इस पे गौर कर लें। तो डिटेल आंसर मिल गया आपको श्रीवास्तव जी। अब आपका फैसला होने वाला है आगे। अगला सवाल अब जोड़ते हैं, निवेदा मुनि राजू का है और ये समझना चाहती हैं कि ये एक सरकारी कर्मचारी हैं। इन्हें इसी जनवरी में 2013, 2014 और 2015 3 साल के खत्म होने वाले सालों का एरियर यानी कि बकाया वेतन मिला है। ये जानना चाह रही हैं कि क्या सेक्शन 89 के तहत टैक्स राहत के लिए इसका कैलकुलेशन ये कैसे करें। निवेदा जी, आपको 3 साल की एरियर्स मिल रही है और सेक्शन 89 आपने सही लिखा है कि सेक्शन 89 में आपको राहत मिल सकती है। सेक्शन 89 का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपको एक साथ कुछ राशि मिले, कुछ इनकम मिले जो कि पिछले सालों से जुड़ी हुई है, तो क्योंकि आपका स्लैब एक रेट से उठ के दूसरे रेट पे चला जाएगा, आपको एक रिलीफ मिलनी चाहिए। वो रिलीफ जो है इस तरह कैलकुलेट होती है कि अगर ये एरियर्स ना मिलते हुए आपको उन्हीं सालों में मिलती जिन सालों में आपको मिलनी चाहिए थी, तो क्या आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता या कम देना पड़ता। अगर उस साल के कंपैरिजन में अगर आप इस साल ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है उसकी आपको रिलीफ मिलती है। उसके लिए जो है आपको एक फॉर्म 10E है जो कि आपको इनकम टैक्स फॉर्म से मिल जाएगा। उस 10E में आपको टेबल बना हुआ है जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको रिलीफ कितनी मिलेगी। उसमें आपने एक और सवाल किया है कि जो सैलरी एरियर्स आपको मिल रही है वो क्या प्रोविडेंट फंड के साथ यानी ग्रॉस सैलरी आपको जोड़नी पड़ेगी या नेट सैलरी जोड़नी पड़ेगी। मेरी राय ये है कि आप ग्रॉस सैलरी जोड़ें क्योंकि नेट सैलरी जोड़ने का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। और अब मेरे साथ दिल्ली से कैलाश चंद्र जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते कैलाश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा ग्रैंडसन IIM में पढ़ता है और वो अभी फर्स्ट ईयर के बाद अप्रैल मई 2016 में हांगकांग में 2 महीने की इंटर्नशिप के लिए जाएगा। वहाँ उसको हांगकांग डॉलर में पेमेंट मिलेगा जो इक्विवेलेंट है करीब 9 लाख रुपए के। तो मेरा ये जानना चाहता हूँ कि क्या इंडिया में ये टैक्सेबल होगी इनकम या नहीं होगी। कैलाश जी, वो 2 महीने के बाद इंडिया वापस आ जाएगा जी। तो फिर वो इस साल जो अप्रैल और मई की साल है 2016-17 उसमें वो इंडिया के हिसाब से रेसिडेंट रहेगा, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा और उसे इंडिया में भी उस इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद अगर बिल्डर से वापस ले रहे हो आप अपने बुकिंग अमाउंट ब्याज के साथ, तो क्या उस पर आपको देना पड़ेगा टैक्स? इस सवाल के जवाब के साथ अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, मेरे साथ है टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह जो आपके सवालों का आज जवाब दे रहे हैं। गौरव कुमार के सवाल को जोड़ते हैं। इन्होंने 2012 में गुड़गांव में एक घर बुक कराया था और इसके लिए 10 लाख रुपए का शुरुआती भुगतान दिया था, बुकिंग अमाउंट जिसे कहते हैं। बिल्डर जब इन्हें घर समय पर नहीं दे पाया तो इन्होंने उससे अपने पैसे ब्याज के साथ वापस ले लिए हैं। ब्याज के तौर पर उन्हें 3,20,000 रुपए मिले हैं जिस पर बिल्डर ने 10% TDS काटा है। गौरव 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं, जानना चाहते हैं कि अब इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी जब वो बुकिंग अमाउंट इन्हें ब्याज के साथ मिल रहा है। तो पहले तो गौरव बहुत ही लकी है कि उन्हें कुछ ब्याज मिला है। आजकल बिल्डर्स तो ब्याज दे दे वही बहुत है। गौरव जी, मेरी यही राय है कि आप इस पे टैक्स दें। इंटरेस्ट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आता है और जो भी आप स्लैब में आएंगे उसके हिसाब से अगर TDS के अलावा आपको कोई टैक्स देना पड़ता है तो वो आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के द्वारा दे सकते हैं। तो टैक्स भरिए गौरव जी। इसी के साथ अमिताभ जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े, आपके तमाम सवालों का जवाब दिया। आज टैक्स गुरु में इतना ही। आप अपने सवाल हमें जरूर भेजें, SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल। TG लिखकर स्पेस दीजिए अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप इसे भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेजिए अपने सवाल। याद रखिए अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज मुझे यहीं इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर रहूंगी आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।